ए लड़की, तुम कौन हो और यहाँ कहाँ हमारे घर में घुस आई हो? अरहान, जो अभी अभी बाहर से अंदर अपने हाथों की चेन घुमाते हुए अंदर बढ़ते चला आ रहा था, तभी सामने मौजूद सुनहरी बालों वाली लड़की को देखकर मुझे घूरते हुए बोला था, जबकि नासमझ अंदाज में मैं उसे देखते हुए बस आसपास देखती रही। आप क्या बोल रहे हैं? सीरियस होकर इंग्लिश में बोलती हुई मैं उसे चौंका गई थी कि इस हवेली में कोई अंग्रेजी लड़की, ये तो नामुमकिन था। दादी को तो सख्त नापसंद थी अंग्रेजी लड़कियां, और मैं तो इस घर में मौजूद थी। और तो और मेरे फेस फीचर से भी यही लगता था कि मैं फॉरेनर हूँ। तुम कौन हो? चोरी करने आई हो हमारे घर में? शक्ल से देखकर तो तुम चोर नहीं लगती हो। ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ी जो तुम्हें चोरी करने के लिए हमारी हवेली में घुसकर आना पड़ा? वो मुझे घूरता हुआ अंग्रेजी में मुझसे बोला था, जबकि मैं हैरानी से उसके चेहरे को देखती रह गई थी। मैं कहाँ से उसे चोर दिखाई देती थी जो वो मेरी इतनी बेइज्जती कर रहा था? नहीं नहीं, मैं क्यों चोरी करने लगी यहाँ पर? मेरा नाम नेहा है और मैं अयान खान की बेटी हूँ। उनके गुजर जाने के बाद उन्होंने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया था और कहा था अगर कभी कोई परेशानी का सामना करना पड़े तो मैं इंडिया में जाकर इस एड्रेस पर चली जाऊँ। जब मैंने यहाँ आकर आहिल खान के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे यहाँ हवेली में बिठा दिया। अब मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ मगर कोई आ ही नहीं रहा। हैरान नज़रों से मैं उसे देखती हुई जल्दी जल्दी अपनी सफाई पेश करने लगी थी, जबकि वो हैरान चेहरे के साथ मुंह खोले मुझे देखता रह गया था। वो सोच रहा था कि क्या मैं अयान खान की बेटी थी, वही अयान जो अपनी मोहब्बत में जुनूनी होकर हवेली छोड़कर दूसरे शहर जा बसा था, सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी के लिए। वो अपनी बीवी से इस कदर मोहब्बत करते थे कि उनकी खातिर अपने घर को भी छोड़ने के लिए तैयार थे और उनके साथ फॉरेन में जा बसे थे। और आज उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने मौजूद थी। नीली आंखों से सजी हुई आंखें, बिल्कुल सफ़ेद रंगत, लेकिन मेरा पहनना ओढ़ना कुछ अपना अपना सा लगता था। घुटनों तक आई लंबी सी कमीज और आस्तीन कोहनियों से नीचे तक थी। खुले पाइचों वाला ट्राउज़र और गले में दुपट्टा तमीज से डाले हुए मैं पूरी इंडियन बनकर ही यहाँ आई थी। अयान चाचा को क्या हुआ? नर्म आंखों के साथ मुझे देखता हुआ वो मुस्कुराते हुए मुझसे बोला था, जबकि उसके सवाल पर मेरी आंखों में आंसू उतर आए थे। मेरे डैडी पिछले हफ्ते एक कार एक्सीडेंट में मम्मी के साथ मर गए। रोते लहजे में बोलते हुए मैं अपनी आंखों को मुश्किल से भीगने से रोक रही थी। अभी मेरा जख्म ताज़ा था। माँ और बाप की जुदाई बर्दाश्त से बाहर थी, जबकि सामने मौजूद अरहान ने मुझे दुख भरी आंखों से देखा था। अरे तुम रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो मेरी तरफ 2 कदम बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए झुकता मेरी आंखों में देखते हुए बोला था। वो मेरे सिर पर हाथ फेर गया था, जबकि मैं भीगी आंखों के साथ मुस्कुरा पड़ी थी। थैंक यू, मुस्कुराते हुए बोली और मैं उसके गले लग चुकी थी, जबकि अरहान ने फटी फटी आंखों से मुझे देखा था। चाहे मेरा पहनावा भले ही इंडियन था मगर उनके रिवाज में ये बिल्कुल नहीं था। तभी घबराते हुए मुझे कंधे से थामते खुद से दूर कर गया। अरे लड़की, क्यों सारे आम जूते पड़वाने का इरादा है तुम्हारा? मुझे माफ कर दो। घबराते हुए बोलते हुए वो यहाँ वहाँ देखने लगा था कि कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया, मगर आसपास किसी को भी मौजूद ना पाकर उसने गहरी सांस भरी थी। मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी सरेआम उसे बेइज्जत करवाने में, लेकिन मैंने क्या किया है? मैं हैरान बड़ी बड़ी आंखों के सामने मौजूद लड़के को देखते हुए उससे बोली थी। मैं तो उसे थैंक यू कर रही थी, जबकि उसने गुस्से से मुझे देखा था। पागल लड़की, इंडिया में गले लगना बदतमीजी समझा जाता है, खास तौर पर जवान लड़कों से। क्यों, आप लोगों को एलर्जी है क्या गले लगने से? जैसे सांस रुक जाता हो, जैसे अभी तुम्हारा गया। मासूमियत से आंखें झुकाते हुए मैं उसे घबराने पर मजबूर कर गई थी। बेवकूफ़ लड़की, गुस्से से बड़बड़ाते हुए वो हिंदी में बोला था, जबकि मैं नासमझी से उसे देखती रह गई थी। कुछ कहा आपने? मासूमियत से पूछते हुए मैं उसे आंखें घुमाने पर मजबूर कर गई थी। दिमाग मत खाओ, भूख लगी है तो खाना खाओ, सामने रूम में जाकर रेस्ट करो। गुस्से से बड़बड़ाते हुए वो आगे कमरे की तरफ बढ़ गया था, जबकि मैं उसे जाता हुआ देख रही थी। क्या तुम्हें सच में हिंदी नहीं आती? दादी ने अपनी अनोखी पोती को देखते हुए कहा था। मैं उनके अयान बेटे की इकलौती बेटी थी, वो बेटा जो उनसे मुंह फेर कर विदेश जाकर बस गया था। दादी के 2 ही बेटे थे, आहिल खान और अयान खान, और उनकी एक बेटी भी थी, रीना, जो अपने हस्बैंड के मरने के बाद उनकी हवेली में अपनी बेटी हुमा के साथ रहती थी। मेरे डैडी मेरी मम्मी से बहुत मोहब्बत करते थे। मेरी मम्मी इंडियन थी और फॉरेन से पढ़ लिख कर आई थी, तो उनका पहनना ओढ़ना भी, बोलना, सब कुछ फॉरेन जैसा हो गया था।
और दादी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इसलिए डैडी उन्हें लेकर फॉरेन में जा बसे थे। जबकि उनके फिर से हिंदी बोलने पर मैंने हैरानी से उन्हें देखा था। मुझे समझ ही नहीं आई आपने क्या कहा। सीरियस लहजे में इंग्लिश में पूछती हुई मैं उन सबको मुस्कुराने की वजह बनी थी। जबकि दादी ने अपने माथे पर हाथ मारा था। ये उनके बेटे के दिमाग को क्या हो गया था। उन्होंने मुझे विदेश में बड़ा किया। अब मुझे अपनी हिंदी लैंग्वेज भी नहीं आती, लेकिन मैं सब सीख लूंगी। अब मुझे यहीं रहना था तो हिंदी तो मैं सीख ही लेती। अरहान, हुमा, तुम दोनों धीरे धीरे इसको हिंदी सिखाओ। अब इसको यहीं रहना है तो हिंदी तो इसको आनी चाहिए। अब मैं अंग्रेज बनकर इससे अंग्रेजी से बात तो नहीं कर सकती। गुस्से भरे लहजे में बोलती हुई वो अपने घुटनों पर हाथ रखकर उठ खड़ी हुई थी। जबकि उन दोनों ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर सामने बैठी मुझे देखा, जिसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें नासमझ वाले अंदाज से फैली हुई थी। कुछ ना समझने के बाद भी मैं बस हाँ के इशारे में सर हिला गई थी। हेलो कजिन, हूँ मैं आपका चाचा का बेटा। मेरा नाम अरहान और मैं आपके चाचा आहिल खान का बेटा हूँ। एकलौता नहीं हूँ, मुझसे बड़ा भी एक भाई है और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उनसे ना मिलो, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। सीरियस लहजे में मुझे डराता हुआ वो मुझे अपने भाई के बारे में बता रहा था, जबकि मैं परेशान नज़रों से उन दोनों को देख रही थी। खतरनाक का मतलब, क्या वो इंसानों को खाते हैं? मैं कुछ इस तरह से बोली थी कि वो दोनों अपनी मुस्कुराहट छुपा रहे थे। और हाँ, तुम्हें नहीं पता, अगर तुम उनके हाथ लग गई तो तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए अरहान ने झुकते मेरी आंखों में देखते हुए कहा था, जबकि मैं हैरान रह गई थी। नाजुक सा दिल सीने में धड़क रहा था। जबकि मेरी हालत देखकर उन दोनों ने अपनी हंसी को रोका था। अरहान, ये कौन है? मैं जो अभी उन लोगों के साथ लाउंज में आकर बैठी थी, दरवाजे से एक हैंडसम लड़के को अंदर आता देखकर मैं पूछ बैठी थी। जबकि अरहान ने एक नज़र मुझे देखकर दूसरी नज़र दरवाजे की तरफ डाल गया था, जहां से फहद खान अंदर चला रहा था। ब्लैक थ्री पीस सूट में बहुत ही घमंड से आता हुआ अपनी पर्सनालिटी की सीरियसनेस हर तरफ छोड़ रहा था। ये फहद भाई हैं। वो जो फहद की तरफ देख रहा था मुझे बताते हुए बोला था, वही खतरनाक फहद भाई। ये कितने हैंडसम हैं, मैं उसे देखते हुए बोली थी। जबकि अरहान ने एक नज़र मुझे देखकर दूसरी नज़र फहद को देखा था। हाँ, देखने में तो हैंडसम है, मगर ये कहने में तो अरहान की जान जाती थी, क्योंकि उसकी नज़र में तो वो खुद ही हैंडसम बंदा था। और उसके अलावा कोई और किसी की तारीफ करे उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। खास तौर पर उसके बड़े भाई की तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बहुत कमीने हैं ये, धीमी आवाज़ में कहता हुआ वो मुझे हैरत से देखने पर मजबूर कर गया। मतलब, वो जो अंग्रेजी में बात कर रहा था अचानक से हिंदी में बोला था। तो मैं हैरत से बड़ी बड़ी आंखें करते हुए उससे पूछ बैठी थी, जिससे अरहान की आंखें शरारत से चमक उठी थी। अरे, मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ। तुमने कहा ना कि फहद भाई हैंडसम है, तो वही तो बता रहा हूँ। शरारत से चमकती हुई आंखों के साथ वो कहते हुए मुझे देख रहा था, जबकि मैंने समझने वाले अंदाज में सर हिलाते हुए उसे देखा था। अच्छा, तो फहद भाई बहुत कमीने हैं। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती हुई मैं अपना सर हाँ के इशारे में हिला गई थी। आजकल हिंदी सीखने का सिलसिला चल रहा था। नए नए शब्द सीखने और इस हवेली में जगह बनाने की कोशिश मेरी जारी थी। अभी हुमा भी मेरे साथ आकर बैठी थी। जब फहद फ्रेश होकर नीचे आता हुआ दिखाई दिया था, अभी वो हुमा से बात करने के लिए सामने रुका ही था, जब मैंने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए अपने आप से बात करने पर मजबूर किया था। हेलो फहद भाई, मैं नेहा। प्यार से मुस्कुराते हुए मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा रही थी, जबकि फहद ने मेरी बात के जवाब में सिर्फ सर हिलाया था। फहद भाई बहुत कमीने हैं। मेरी बातों पर अरहान के मुंह से पानी का फवारा छूटा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी ये बातें याद करके उसके मुंह पर बोल भी दूंगी। जबकि हुमा से बात करते हुए फहद ने पलटकर मुझे घूरा था। क्या कहा तुमने? वो मेरा बाजू पकड़ते हुए सख्त लहजे में बोला था। वो मुझे घबराने पर मजबूर कर गया था। जबकि मैं बड़ी बड़ी आंखें खोल हैरत से समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिस वजह से उसने मेरा बाजू इतनी कसकर पकड़ लिया। कमीना, मतलब हैंडसम ना। मैंने घबराकर अपनी सफाई दी। हैरत से बड़ी बड़ी आंखें लिए कभी मैं फहद को देखती और कभी अरहान को, जिसने मुझे इस शब्द का मतलब सिखाया था, मगर अब खुद ही वो मुझसे आंखें चुरा रहा था। अरे अरहान, आपने ही तो मुझे ये कहा था ना कि हैंडसम का मतलब होता है कमीना। मैं जो हैरानी से उन दोनों को देख रही थी, तभी बीच में अरहान का भांडा फोड़ चुकी थी। जबकि फहद ने लाल आंखों से अरहान को घूरा था, जो अपनी हंसी कंट्रोल करने के चक्कर में लाल हो रहा था। जब हिंदी नहीं आती तो मत बोला करो स्टूपिड। गुस्सा तो उसे बहुत आया था
और वो अरहान की क्लास तो बाद में लगाने वाला था, मगर अभी सामने खड़ी आफत को क्या कहता, जिसने उसकी इज्जत का कचरा कर दिया था। वो गुस्से से मुझे डांट कर चला गया था। मैंने क्या किया है अरहान, ये आपकी गलती है, आपने मुझे वो शब्द सिखाया था। मैं आपसे नहीं बोलूंगी, अब बात भी नहीं करूंगी। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। फहाद से होने वाली इस बेइज्जती पर मेरा तो दिल भर आया था। कहाँ मैंने आज तक किसी की ऊंची आवाज भी नहीं सुनी थी, और कहाँ आज वो मुझे डांट कर चला गया था, जबकि इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं थी। तभी मैं मुंह फुलाते हुए आराम से बोलती हुई दबे दबे कदमों से चलते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई थी, जबकि अरहान ने हम दोनों को गायब होते हुए देखकर अपने कंट्रोल की हंसी पर कंट्रोल खाया था। वो फहाद की बेइज्जती करने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश था। हुमा जो अपने कमरे से निकल रही थी, अरहान के पुकारे जाने पर रुक चुकी थी, जबकि उसे देखते ही हुमा का हलक तक कड़वा हो चुका था। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि अब अरहान कोई हंगामा छोड़ेगा। क्या प्रॉब्लम है, उसे घूरते हुए बोलती वो आगे बढ़ती चली जा रही थी, जबकि अरहान उसके पीछे पीछे चलता हुआ उसे फॉलो कर रहा था। वो ऐसा ही था, उसकी बात नहीं मानी जाती थी तो वो दूसरों का जीना खराब कर देता था, जिस तरह अभी बारी हुमा की थी। मेरा एक काम कर दो, प्यार से बोलता हुआ वो उसे रोक रोक कर पीछे पलटते हुए घूमने पर मजबूर कर गया था, जबकि अचानक से उसका रुकना था कि अरहान का सर जोर से उसके सर पर लगा था, जिस पर वो रोने सी सूरत बनाते हुए अपना सर पकड़कर रह गई थी। अरहान, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्यों हर वक्त मेरी जान निकालने पर बने रहते हो? गुस्से से फूले हुए गालों के साथ कहते हुए वो उसे घूर रही थी, जबकि उसका लाल पड़ता हुआ चेहरा देखकर अचानक अरहान ने अपनी नजर चुराई थी। तुम्हारी जान है ही कितनी जो मैं तुम्हारी जान निकालूंगा? सूखी हुई टहनी की तरह हो, जिसे इधर रख दो तो भी काम चल जाएगा, उधर रख दो तो भी काम चल जाएगा। खैर, मेरा एक काम कर दो। वो अभी भी अपनी बात कहने लगा था, उसे फॉलो करते हुए वापस काम की बात पर आ गया था। यहाँ वहाँ देखकर बोलता हुआ वो उसके चेहरे पर से नजरें चुरा रहा था, जबकि हुमा ने एक नज़र उसे घूरते हुए दूसरी नज़र हाथ में थामे हुए कपड़ों पर डाली थी, जो वो फहाद के कमरे में रखने के लिए जा रही थी। अच्छा, मुझे बताओ क्या काम है? सीरियस लहजे में बोलती हुए उसे देखने लगी थी, जबकि अरहान ने एक हाथ अपने बालों में फेरते हुए अपने ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश की थी। मुझे तुमसे कौन सा वर्ल्ड वॉर के बारे में पूछना है? वो बस नेहा नाराज हो गई है तो लड़कियों को कैसे मनाया जाता है? अपने सर को खुजाता हुआ पूछता वो उसे हैरान नजरों से देखने पर मजबूर कर गया था। अरहान, सच में तुम मेरे काम से मुझे रोकते हुए ये पूछने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तुम्हें लड़कियों को मनाने के तरीके बताऊं? थकी हुई नजरों से उसे देखती हुई वो बोली थी, जबकि चेहरा रोती सूरत बन गया था। हाँ तो तुम लड़की हो तो तुमसे ही पूछूंगा ना। अच्छा सॉरी, मैं भूल गया था कि तुम लड़की हो नहीं, तुम एक सूखी टहनी हो। चलो फिर इधर, तुम्हारा क्या काम है? मैं किसी लड़की से पूछ लूंगा। वो उससे पूछकर अपना शौक पूरा कर चुका था, तभी मुस्कुराते हुए उसे देखे आगे की तरफ बढ़ गया था, जबकि हुमा ने गुस्से से खोलते हुए अपनी मुठ्ठियां मींचकर खुद पर काबू पाने की कोशिश की थी। अरहान खान, किसी दिन तुम मेरे हाथ लगो। तुम्हें तो मैंने दिन में तारे न दिखा दिए तो मेरा नाम भी हुमा नहीं। अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए वो दिल ही दिल में बोली थी, जबकि पैर पटकते हुए फहाद के कपड़े लेकर आगे की तरफ बढ़ गई थी। उसे अपने काम के लिए सुबह ही जाना था और सारे कपड़ों पर प्रेस करके उसके कबर्ड में रखने की जिम्मेदारी दादी ने हुमा के कांधों पर डाली हुई थी। देखिए अरहान, अगर आज आपने मुझे ये चीज़ दिलाकर दी होती ना तो मैं आपसे कभी भी नहीं मांगती। वैसे इनको हिंदी में क्या कहते हैं? मुस्कुराते हुए अरहान के साथ चलकर अंदर आई तो मैं हुमा के साथ सोफे पर बैठ चुकी थी, जबकि सामने बैठता हुआ अरहान शरारत से चमकती हुई आंखों से मुझे फिर से देखने लगा था। हुमा ने उसे आंखों ही आंखों में शांत रहने का इशारा किया था, मगर एक बार अरहान के सिर पर जो भूत सवार हो जाता था वो इतनी आसानी से कहाँ निकलता था। इसको इसको थप्पड़ बोलते हैं। चमकती आंखों के साथ मुझे देखता हुआ बोला था, जबकि चाट खाती हुई मैंने हाँ के इशारे में सर हिलाया था। वो देखो, फहद भाई आ रहे हैं, जाओ उनसे जाकर पूछो क्या उनको थप्पड़ खाना है। अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए अरहान ने मुझे बोला था, जबकि मैं डर से फहाद को देखकर रह गई थी। जिस तरह पिछली बार वो मेरी बेइज्जती कर गया था, मेरे तो दिल चाह रहा था कि मैं फहाद को देखते हुए यहाँ से भाग जाऊं। नहीं, मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी। सीरियस लहजे में बोलते हुए मैं अपना सर झुका चुकी थी, जबकि अरहान ने आगे बढ़ते हुए मुझसे वो प्लेट छीन ली थी। अरे, पिछली बार तुमने उनसे गलत बात कर दी थी, अब तुम्हें इस बात की माफ़ी भी तो मांगनी है ना। तो माफ़ी मांगने की अच्छी बात यही है कि तुम जाओ और उनसे जाकर पूछो कि क्या वो खाएंगे। अगर वो मुस्कुराते हुए तुम्हें ना में जवाब देंगे तो इसका मतलब है
वो तुमसे नाराज़ नहीं हैं। अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए वो मुझे अपने जाल में फंसा रहा था, जबकि मैं मासूमियत से अपना सर हाँ के इशारे में हिलाती हुई उस प्लेट को पकड़ती खड़ी हो चुकी थी। अभी मैं चलकर आ ही रही थी जब मैं अपने हाथ उठाते हुए उनके सामने खड़ी हो गई थी। मुस्कुराती नज़रों और चेहरे के साथ उसे देखते हुए मैं उसके सामने प्लेट रख चुकी थी। फहद भाई, आप थप्पड़ खाएंगे? सीरियस लहजे में उसे देखते हुए पूछ रही थी, और वो दोनों अपनी हंसी को कंट्रोल करने के चक्कर में थे। फहाद ने पहले मुझे और फिर उन दोनों को घूर कर देखा था। कंट्रोल करने के चक्कर में उसकी सफ़ेद रंगत में सुर्खी आ चुकी थी। आगे से अगर मैंने तुम्हें हिंदी में बात करते हुए देखा तो मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा, और तुम्हारे साथ साथ इन दोनों को भी। सीरियस लहजे से मुझे और पीछे दोनों को देखकर कहता हुआ वो रास्ता बनाते हुए वहां से निकल चुका था, जबकि पीछे वो दोनों हंसी से लोटपोट होते हुए चले जा रहे थे। ये अच्छा था, फहाद से चुन चुन कर बदले निकालने का यही मौका था, नहीं तो वो उन दोनों को अपने सामने कुछ बोलने ही नहीं देता था। मैंने क्या किया है? आंसू भरी आंखों के साथ कहते हुए मैं उन दोनों की तरफ पलटी थी, जो हंस हंस कर बेहाल होते मुश्किल से अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर फिर मेरा चेहरा देखते हुए पेट पकड़कर हंसने लगे थे। जबकि मैं उन दोनों को देखते हुए ये समझ चुकी थी कि वो दोनों फिर से मुझे कोई गलत बात सिखा चुके हैं। तभी पैर पटकते हुए मैंने अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए थे। मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। हिंदी सीखने का सिलसिला अभी भी जारी था, मगर हाँ, मैं अरहान के सिखाए हुए शब्द नहीं बोलती थी। दादी से या फिर हुमा से पूछ लिया करती थी, मगर कभी कभी हुमा भी उल्टे मतलब सिखा दिया करती थी, जिस पर मैं गुस्सा होकर रह जाती थी। मैं बहुत बोर हो रही थी, इसलिए मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की दादी से बात की थी, जबकि वो कुछ सोचते हुए एडमिशन लेने की परमिशन दे चुकी थी। इस सारे टाइम में हुमा फहाद को देखते हुए अपना रास्ता बदल लिया करती थी। हुमा के दिल में फहाद के लिए डर जैसे पहले दिन से ही बना हुआ था, अब तो कुछ और ही ज्यादा हो गया था। जब से फहाद ने उसे डांटा था वो उससे डरती थी। हाँ, वो अरहान से आराम से बात कर लिया करती थी, और घर में मौजूद बाकी सबसे भी वो काफ़ी आराम से बात कर लिया करती थी, मगर फहाद की बात अलग थी। वो तो उसे देखता ही ऐसे था जैसे नज़रों से ही खा जाएगा। कॉलेज की यूनिफॉर्म पहने कांधों पर बैग डालते हुए मैं हवेली के लाउंज में खड़ी दादी से परमिशन ले रही थी। दादी, किसी को बोल दीजिए मुझे छोड़ आए, मुझे देर हो रही है। मैं पहले दिन देर से नहीं जाना चाहती, प्यार से मुस्कुराते हुए लहजे में बोलती मैं उन्हें अपने बाजुओं में ले चुकी थी, जबकि दादी ने मुस्कुराते हुए मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मुझे देखा था। फहाद, फहाद को जाते देखकर दादी ने उसे पुकारा था, जबकि मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा था और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, जिसको फहाद अच्छी तरीके से महसूस कर चुका था। ये लड़की क्यों मुझे खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, वो बस सोचकर रह गया था। फहाद बेटा, नेहा को कॉलेज जाना है, आप उसे छोड़ दीजिए, प्यार से बोलती हुई वो कहने लगी, जबकि फहाद की मौजूदगी में मैं दादी को यह भी नहीं कह सकती थी कि मुझे फहाद के साथ कभी भी नहीं जाना। भारी होते कदमों के साथ चलते हुए मैं बाहर की तरफ बढ़ गई थी, जहाँ पर आगे आगे फहाद चल रहा था और पीछे ही मैं सर झुकाए चली जा रही थी। गाड़ी के पास पहुँचते हुए वो जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए रुका था, मैं जो सर झुकाते हुए चलकर आ रही थी, मेरा सर जोर से उसके कंधे पर जा लगा था। मुझे गिरने से बचाने के लिए वो मेरा बाजू थाम गया था, जबकि अपने बाजू पर किसी मर्द का हाथ महसूस करते हुए मेरी जान निकलने लगी थी, जबकि वो मेरी हरकतों पर अपने गुस्से को कंट्रोल करके रह गया था। मैं अचानक उसकी देखती हुई, जो सुर्ख पड़ती हुई आंखों से मुझे घूर रहा था। आई एम सॉरी भाई, प्यार से बोलती हुई मैं अपना बाजू उससे छुड़ा चुकी थी। तभी दूसरी तरफ से मूर्ति गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ चुकी थी, जबकि फहाद ने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मुझे देखा था। एक गुस्से भरी नज़र से अपने हाथ की तरफ देखा था, जिस पर अभी अभी मेरा हाथ महसूस हो रहा था। ये लड़की मरेगी किसी दिन मेरे हाथों से। प्यार से खुद से बड़बड़ाता हुआ वो अपने बालों में हाथ फेरने लगा था। हेलो, मेरा नाम रिया है, तुम्हारा क्या नाम है खूबसूरत लड़की? मैं जो अभी अभी अपनी क्लास में आकर बैठी थी, यहाँ वहाँ देखते हुए अभी मुस्कुरा रही थी कि कोई आकर मेरे साथ बैठे। मैंने पलटकर अपने साथ बैठी लड़की को देखा था। अभी वो मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाकर मुझसे बोली थी, जबकि मैं उसकी बात पर मुस्कुराती थी। मेरा नाम नेहा है। नरमी से बोलते हुए मैं उसका हाथ थाम गई थी। दोस्त, क्यों नहीं, एक शब्द सवाल था और मेरी तरफ से भी बहुत आराम से जवाब आया था। मुस्कुराते हुए हम दोनों एक साथ बैठे कोई बात कर रहे थे कि बाहर मौजूद लड़कियां जल्दी जल्दी क्लास के अंदर भागी थी। एक ज़रूरी अनाउंसमेंट सुनिए, आज नए प्रोफेसर हमें ज्वाइन करने वाले हैं।
सुना है प्रिंसिपल सर की डिमांड पर वो इस कॉलेज में लेक्चर देने के लिए आए हैं। और ये भी सुना है कि वो बहुत हैंडसम है। क्लास की सबसे एटीट्यूड वाली लड़की स्टेज पर खड़े होकर ऐलान करने के अंदाज में बोल रही थी, जबकि बाकी सारी लड़कियों ने मुस्कुराते हुए उसको देखा था। अच्छा हुआ यहाँ आ गई। अब चलो, फहद भाई से तो बच जाऊंगी, नहीं तो उनके हाथों एक दिन में मर ही जाती। अपनी बेइज्जती के बारे में सोचकर मैं दिल ही दिल में बोली थी, जबकि मोटी सी किताब निकालकर अपने सामने रखते हुए मैंने एक गहरा सांस भरा था। जब क्लास में हलचल मची, सब लोग सुकून से अपनी जगह पर बैठ चुके थे। सांस रोक के दरवाजे की तरफ देखते हुए वो लोग किसी के अंदर आने का इंतजार कर रहे थे, जबकि मैं इधर उधर देखते हुए किताब खोलकर फहद का सोच रही थी, जो ना जाने कड़वा करेला क्यों था, जिसे मुंह में रखते ही दिन में तारे नजर आ जाते थे। नजर उठाकर मैंने ऐसे ही सामने की तरफ देखा तो मेरी नजरें वही जम चुकी थी। आंखें हैरत से फैलकर बड़ी बड़ी हो गई थी, जबकि सामने खड़े फहद ने मुझे देखकर अपनी मुस्कुराहट पर कंट्रोल किया था। हे ऊपर वाले, मैं इससे बचकर ही तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आई थी, और अब यह भी यहीं आ गया था। क्या मेरी जिंदगी में सिर्फ फहद ही लिख गया था? क्या उसकी डांट मैं कहाँ कहाँ तक खुद को बचाती? आंखें मीचते हुए मैं अचानक सोचने लगी थी, जबकि फहद ने मेरे एक्सप्रेशन देखते हुए अपना सर बोर्ड की तरफ झुका दिया था। यार नेहा, हमारे सर कितने हॉट हैं। रिया, जो मेरे साथ ही मौजूद थी, अपने कोनी मुझे मारते हुए मुझसे बोली थी, जबकि रिया की बातों पर मेरे गाल लाल होने लगे थे। हैंडसम तो वो वैसे ही था, मगर लड़कियों की नज़रों में एक और कॉम्प्लीमेंट उसके बारे में सुनकर मैं शर्म का शिकार हो गई थी। शट अप, अपना काम करो। फूले हुए सुर्ख गालों के साथ फहद को देखते हुए मैं उससे बोली थी कि रिया ने हंसते हुए मुझे देखा था। क्या ज़रूरत थी इसको इतना बनसवर कराने की? कितना खुश हो रहे होंगे सबकी नज़रें अपने ऊपर पाकर। खैर, मुझे क्या, ये जो भी करें। गुस्से से कहते हुए मैं अपना सर झटक चुकी थी। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। हमारा आज का लेक्चर है। सीरियस लहजे में सामने क्लास को देखकर कहता हुआ वो यहाँ से वहाँ टहल रहा था। व्हाइट बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए वो प्रोजेक्टर से चलने वाली पिक्चर्स के बारे में उन्हें एक्सप्लेन कर रहा था, जबकि मैं तो बिना लेक्चर सुने बस खुद को वहां से गायब करना चाहती थी। मेरी अटेंशन हटी हुई थी, वो बहुत ही आसानी से देख सकता था। जब लेक्चर के ओवर होते ही उसने क्वेश्चंस पूछना शुरू किए। दो और स्टूडेंट से पूछने के बाद उसने अगला सवाल मुझसे ही किया था, जबकि मैं आंखें फैलाए यहाँ से वहाँ देखती रह गई थी। आई एम सॉरी सर। खड़े होकर बोलते हुए मैं शर्मिंदगी से अपना सर झुका चुकी थी। मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई थी, किसी और चीज़ पर ध्यान मुझे नहीं देना चाहिए था। ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात थी। अगली बार अपनी क्लास में ध्यान देना, ना कि इधर उधर की चीज़ों पर। नरमी से बोलता हुआ वो अपने क्वेश्चंस कहीं और शुरू से कर चुका था, जबकि मैं खामोशी से अपनी सीट पर अटक कर रह गई थी। क्लास एंड हो चुकी थी। स्टूडेंट धीरे धीरे बाहर निकलते हुए क्लासरूम को खाली कर रहे थे, जबकि मैं ख्यालों में खोई हुई वहीं पर बैठी रही थी। रिया ने भी मुझे कुछ कहा था, मगर मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया था। मैं बस हाँ के इशारे में सर हिलाकर रह गई थी। कुछ देर बाद चौंक कर मैंने सर उठाया था, जहाँ फहद मेरे बिल्कुल सर पर मौजूद था, जिसे देखकर मेरी सांसें सीने में ही अटक गई थी। फहद भाई, नरमी से उसका नाम पुकारते हुए मैं उसकी आंखों में देखती रह गई थी, जबकि फहद ने झुकते हुए मेरी आंखों में अपनी नजरें गाड़ी थी। तुम्हारा ध्यान क्यों हटा हुआ है? पढ़ने के लिए आई हो तो पढ़ो। प्यार से बोलता हुआ वो एक हाथ मेरे सर पर फेर चुका था। अगर यहाँ अरहान मौजूद होता और उसे इस तरह नरमी से पेश आते देख लेता तो यहीं पर बेहोश हो जाता। मेरा ध्यान आपकी वजह से हटा हुआ है। मैं थोड़ी सी नरमी मिलने पर बोल चुकी थी। अच्छा, मेरी वजह से क्यों? क्या मैं इतना हैंडसम हूँ कि तुम लेक्चर पर ध्यान नहीं दे सकती? इसमें तो सच में ही मेरी गलती है। मुस्कुराते लहजे में बोलता हुआ वो मुझे शर्म से लाल करने पर मजबूर कर गया था। ऐसी बात नहीं है, जब भी हम मिलते हैं आपने मुझे डांटा है। फूले फूले गालों के साथ मैं अपनी शर्म दूर करने के लिए उससे बोली थी, जबकि मेरी शिकायत करने पर वो मुस्कुरा दिया था। अच्छा, आगे से नहीं डांटूंगा। मेरे लेक्चर में पूरी अटेंशन देनी पड़ेगी तुम्हें। मुझे बोलता हुआ वो मेरे गाल खींच चुका था, जिस पर मैं सिर्फ उसका नाम पुकार कर रह गई थी। मेरे चीख बड़े हो जाएंगे। प्यार से बोलते हुए मैं अपने दोनों गालों पर हाथ रखते हुए उन्हें छुपा चुकी थी, मगर वो मुस्कुराते हुए उंगली का नाखून हल्के से मेरे माथे पर मारते हुए पीछे हट चुका था, जिस पर मैंने मुस्कुराते हुए उसे देखा था। चलो आओ, छुट्टी हो गई है, घर चलें। प्यार से बोलता हुआ वो आगे बढ़ गया था, जबकि मैंने अपना बैग संभालते हुए उससे पीछे दौड़ लगाई थी। दरवाज़ा खोलने से पहले वो ऐसे ही रुका था। मैं जो भागते हुए उसकी तरफ आ रही थी, उसकी चौड़ी पीठ से जा टकराई थी। अपना सर थामते हुए मुझे दिन में तारे दिखाई दे गए थे।
क्या खाते हैं आप? किस चीज़ से बने हुए हैं? ऐसा लगता है किसी दीवार में मैंने अपना सर फोड़ दिया हो। अपना सर सहलाते हुए मैं हल्के हल्के दर्द के साथ बोली थी, जबकि वो पलटते हुए मुझे कांधों से थाम कर रह गया था। जिस तरह मैं आंखें बंद किए हुए झूल रही थी, कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं पीछे भी जाकर गिर जाती। जबकि मैंने सांस रोकते हुए उन्हें अपने बहुत करीब महसूस किया था। मैं अपनी पलकें झुकाए दरवाज़ा खोलकर उसकी तरफ बढ़ी थी, जबकि फहाद ने मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ चलाया था। अरहान, अब तुमने मुझे उल्टी सीधी हिंदी सिखाई ना, तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अपनी उंगली उठाकर इशारा करते हुए मैं फूले हुए गालों के साथ बोली थी, जबकि अपने कमरे से बाहर निकलते हुए फहाद को मैंने मुस्कुराती हुई नज़रों से देखा था। मैं मासूम थी, हर कोई मेरी तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाता था। अरे मेरी नाजुक सी गुड़िया, मैं क्यों तुम्हें उल्टी सीधी हिंदी सिखाऊंगा? तुम तो मेरी प्यारी सी गुड़िया हो। मुस्कुराती आंखों से मुझे देखते हुए अरहान ने मेरे गाल खींचे थे, जबकि फहाद ने यह मंजर देखते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल किया था। ये एक नॉर्मल सा एक्शन था, मगर अरहान को मेरे ऊपर यूं हक जताते हुए देखकर दिल में दर्द महसूस हो रहा था। ये उसके साथ क्या हो रहा था? अपनी हालत से झुंझलाते हुए वो आगे की तरफ बढ़ गया था। नेहा, तुमने लेक्चर में ध्यान नहीं दिया था। बुक्स लेकर आओ, मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ। सीरियस लहजे में अपनी दोनों पॉकेट में हाथ डाले हुए वो मेरी तरफ बढ़कर आया था, जो अरहान से मुस्कुराते हुए कुछ बोल ही रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर हाँ के इशारे में सर हिलाते हुए वहां से उड़ गई, जबकि अरहान के पास से उठकर जाने पर फहाद ने गहरा सांस भरा था। फहाद भाई, मैं कब से उसके साथ कमरे में मौजूद कुर्सी पर बैठी हुई पड़ी रही थी, जब फहाद मेरा काम देखने के लिए कॉपी पर झुका था, मगर मैं उसे पुकारते हुए अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुकी थी, जिस पर अपना सर उठाते हुए वो मेरी तरफ देखने लगा था। आपको पता है मेरे कॉलेज में आपको लड़कियां क्या कहकर बुलाती हैं? मुस्कुराती नजरों से फहाद को देखते हुए मैं उससे बोली थी। क्या? क्या कहकर बुलाती हैं? मुस्कुराती नजरों से अपनी आईब्रो उचकाते हुए पूछ रहा था, जबकि मुझे पलके झुकाए देखने पर मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई थी। हैंडसम कहकर बुलाती है ना? नरमी से झुककर मेरी आंखों में देखता हुआ वो मुझे घबराने पर मजबूर कर गया था, जबकि मेरे गाल अचानक से सुर्ख हो गए थे और होठ भी। फहाद के चेहरे पर गौर से देखते हुए मैं बहुत ही प्यार से बोली थी, जबकि वो अपनी मुस्कुराहट गहरी होने से रोक नहीं पाया था। वो जानता था कि वो बहुत हैंडसम है। लड़कियां उसकी तरह बहुत ही बुरी तरीके से अट्रैक्ट होती हैं, जिस तरह मैं भी हो रही थी। और तुम्हें कैसा लगता हूँ? प्यार से मुस्कुराते हुए झुकते हुए मेरी आंखों में देखकर पूछने लगा था कि मैं अचानक अपने होठों को दांतों में चबा गई थी। अगर मैं उसे बता देती तो वो कैसा रिएक्शन देता? आप मुझे बिल्कुल करेले जैसे लगते हैं। पलके झपकाते हुए मैं उसे हिंदी में बोली थी, जबकि उसने दिल ही दिल में अरहान को गालियां दी थी। ये सब उसका ही किया धरा था, जो मैं उल्टे सीधे शब्द सीखने लगी थी। और सोने पर सुहागा तो ये होता था कि मुझे मालूम ही नहीं होता था कि मैं क्या बोल रही हूँ और इस करेले का क्या मतलब है। तुम्हें किसी ने बताया है ये? नरमी से मेरी आंखों में झांककर पूछते हुए वो बोला था। जब मैंने कहा तो क्या इसका मतलब वो नहीं है जो अरहान ने मुझे बताया है? पलके झपकाते हुए थोड़ा घबराहट के साथ मैं उससे पूछ बैठी थी कि वो मुझे अभी डांट ही न दे, जबकि फहाद ने मुझे मुस्कुराती हुई नजरों से देखा था। नहीं, मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा? फहाद प्यार से बोलते हुए वो मेरा गाल खींच चुका था, जबकि मेरे मुंह से अचानक उसका नाम निकला था। वो मेरे कहने का मतलब ये था कि आप बहुत अच्छे हैं। मुस्कुराते लहजे में बोलते हुए मैंने उससे कहा था, जबकि इस बात से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। मैं दिन ब दिन उसके दिमाग और दिल दोनों पर हावी होती जा रही थी, मगर वो इस बात को मानना नहीं चाहता था। तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है। जैसा कि तुम्हें मालूम है, तुम्हारी और हुमा की मंगनी तो बचपन में ही तय हो गई थी। अब हम सोच रहे हैं कि जबकि नेहा भी हमारे घर में ही रह रही है, तो क्यों ना उसकी अरहान के साथ मंगनी कर दी जाए और कुछ ही वक्त बाद शादी भी कर देंगे। तुम इस बारे में क्या कहते हो? दादी, जिन्होंने फहाद को अपने पास बुलाया था, प्यार से उसे देखते हुए अपनी बात बता रही थी, जबकि फहाद के चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। वो इस बात को बिल्कुल इनकार कर चुका था। उसे लगा था कि दादी उसकी पसंद को अहमियत देते हुए उसके रिश्ते के बारे में पूछेंगी, लेकिन उसका रिश्ता तय था। दादी, आप जानती हैं, मैं आपको इस बारे में पहले बता चुका था। हुमा मेरे लिए बहन जैसी है। बाकी रही अरहान और नेहा की बात, तो आप उनसे इस बारे में बात क्यों नहीं कर लेती? प्यार से दादी को देखकर वो एक एक शब्द सोचकर बोल रहा था, जबकि दादी ने उसे देखते हुए हाँ के इशारे में अपना सर हिलाया था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर हम अपनी बच्ची को खानदान से बाहर कभी नहीं देने वाले। तो बेहतर होगा एक बार फिर से अपने फैसले पर नजर डाल लो। दादी ने फहाद को देखते हुए प्यार से फिर से कहा था,
जबकि वो उनकी बात का मान रखने के लिए हाँ के इशारे में सर हिला गया था। नहीं तो उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। जबकि दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनते हुए अरहान और हुमा ने एक दूसरे को देखा था। मैं फहाद भाई से शादी नहीं करने वाली, हुमा ने रोती सूरत बनाते हुए अरहान से कहा था। जबकि सामने ही मैं उन दोनों की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर बात किस बारे में हो रही है। तो तुम्हें क्या मुझसे शादी करनी है? अरहान ने अचानक से सामने बैठी हुमा को देखकर कहा था। मैंने ये कब कहा? धीरे आवाज में बोलते हुए हुमा मुझे देख रही थी, जो दोनों की बात नहीं समझ पा रही थी। तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो? हैरान नजरों से उन दोनों को देखते हुए मैं पूछ बैठी थी। जबकि उन दोनों ने पहले मुझे और फिर एक दूसरे को अजीब सी नजरों से देखा था। हालात अजीब से हो गए थे। दादी शादी कर रही हैं हम सब की, हैरत से बोलते हुए वो अपने बालों में हाथ चला रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे मैं पसंद नहीं थी, मगर शादी ऐसा तो उसने सोचा ही नहीं था। किसकी शादी हो रही है? तुम्हारी। किससे? हुमा से, मैं अरहान से बोली थी, जबकि मैं बहुत हैरत और खुश थी। मेरा मतलब था कि अरहान की शादी हो रही है, मगर किससे? जबकि उन दोनों ने घबराते हुए एक दूसरे को देखा था। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? वो हम दोनों की शादी क्यों करने लगी? हैरत भरे लहजे में अरहान की आवाज़ थी, जबकि हुमा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। अरे बिल्कुल, वो तुम दोनों की ही शादी करवाएंगी। सारा दिन तुम जो आपस में एक दूसरे को ही तंग करते रहते हो, हर किसी को पता है तुम दोनों का कोई ना कोई सीन चल रहा है। हैरत भरे लहजे में अरहान की आवाज़ थी, जबकि हुमा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। अरे बिल्कुल, वो तुम दोनों की ही शादी करवाएंगी। सारा दिन तुम जो आपस में एक दूसरे को ही तंग करते रहते हो, हर किसी को पता है तुम दोनों का कोई ना कोई सीन चल रहा है। तो सिर्फ पसंद पसंद खेलने से कुछ नहीं होगा, शादी कर लो मज़े से। उन दोनों को देखकर कहते हुए मैं उनका भांडा पहले ही फोड़ चुकी थी। जबकि उन दोनों ने अचानक एक दूसरे को देखा था, जिस बात को वो दोनों अभी तक महसूस नहीं कर पाए थे। सामने बैठी लड़की कुछ ही दिनों में महसूस कर चुकी थी, और ना सिर्फ महसूस कर चुकी थी बल्कि अपनी फीलिंग्स भी बता चुकी थी, जिस पर वो दोनों एक दूसरे से नज़र चुरा कर रह गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ कज़न हैं, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, नरमी से बोलते हुए हुमा मुझसे बोली थी। जबकि आंखें अरहान की आंखों से मिली हुई थी। उन दोनों की नज़रों में एक रिक्वेस्ट थी कि वो दोनों एक दूसरे की बात से इनकार कर दें, मगर ऐसा नहीं था। अच्छा है तुमने भाई बहन नहीं कहा, नहीं तो अपने दिल को कैसे समझाते? अगर तुम दोनों का दिल एक दूसरे को किसी और के साथ देखने के लिए मान जाए तो बधाई हो, तुम दोनों सच में कजिन हो। मज़े से चिप्स उठाकर मुंह में डालती हुई मैं उन दोनों को एक एक नज़र देखते वहां से उठते हुए अपने कमरे की तरफ जा चुकी थी। कुछ ही देर बाद मेरी फहाद के साथ ट्यूशन क्लास थी और मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना था। जबकि पीछे उन दोनों ने अचानक एक दूसरे को देखते हुए नज़र चुराई थी। नेहा, तुम्हें अरहान कैसा लगता है? प्यार से मुझे देखकर वो मुझसे बोला था, जबकि मैं अपनी किताब पर झुकी हुई जो कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी, अचानक अपनी पलकें उठाते हुए उसे देखने लगी थी। क्या मतलब कैसा लगता है? छिचोरा है, छिचोरे जैसा ही लगता है, प्यार से मुस्कुराते हुए मैं बोली थी। जबकि फहाद ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा था। ऐसे ही थी मेरी जिंदगी में परेशानियां चुपके से गायब हो जाती थी, जैसे कभी मौजूद ही नहीं थी। नहीं, तुम मुझे सही से बताओ, तुम्हें अरहान कैसा लगता है? मतलब अगर दादी तुमसे अरहान से शादी करने को बोलेंगी तो तुम कर लोगी? मेरे मुस्कुराते चेहरे को देखकर फहाद ने अपनी बात पर जोर डालते हुए एक बार फिर से मुझसे पूछना चाहा था। जबकि अब की बार मैं किताब बंद करते हुए पूरे तरीके से उसकी तरफ ध्यान देने लगी थी। अरहान अच्छा इंसान है, उससे शादी करने में कोई बुराई तो नहीं है। अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए मैं सामने बैठे फहाद को देखकर बोली थी। मैं उसे बाद में बताने का इरादा रखती थी कि अरहान और हुमा एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर उन दोनों को खुद ही मालूम नहीं था। जबकि फहाद ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। वो सोचने लगा, इसका मतलब ये है कि अगर दादी कहेंगी तो ये हाँ कर देगी। कुछ था जो उसके दिल में चल रहा था, मगर तुम दादी से बोलोगी कि तुम्हें उससे शादी नहीं करनी। एकदम उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया था। वो मेरे चेहरे को छूते हुए बोला था, जिस पर मैं हैरान रह गई थी। एकदम से मुझे उसका बदला हुआ रूप समझ नहीं आया था, मगर मैं दादी को मना क्यों करूंगी? हैरान नजरों से उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी, क्योंकि तुम किसी और की नहीं हो सकती, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें हर उस इंसान से छीन लूंगा जो तुम्हें मुझसे चुराने की कोशिश करेगा। सीरियस लहजे में बोलता हुआ वो मेरी आंखों में देखने लगा था, जिस पर मेरा पूरा शरीर कांप कर रह गया था। फहाद भाई, प्यार से मैंने उनका नाम पुकारा था,
जबकि फहाद ने झट से मेरे होठों पर अपनी उंगली रख दी थी। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, आगे से मुझे भाई मत पुकारना। प्यार से लहजे में बोलता हुआ वो मेरी सांस हलक में ही रोक चुका था। जबकि फहाद का ऐसा रूप देखकर तो मेरी जान निकलने लगी थी। वो पहले भी मेरी नन्ही सी मासूमियत जान को मुसीबत में डाल कर रखता था, और अब तो वो मुझे सांस भी नहीं लेने दे रहा था। कुछ ही देर सांस रोके मैं फहाद की आंखों में देखती रही थी, मगर और सांस लेना मेरे लिए मुश्किल हो गया। तो मैं अपनी किताबें लेकर कुर्सी को पीछे ढकेलती हुई उस कमरे से बाहर की तरफ भागी थी। जबकि फहाद कुर्सी से टेक लगाते हुए मुझे जाते हुए देख रहा था। भाग लो जितना भागना है तुम्हें, लौटकर अब मेरे पास ही वापस आना होगा। खुशी भरे लहजे में बड़बड़ाता हुआ वो अपने काम में बिजी हो गया था। और फिर इन दिनों में मीटिंग्स कम होने लगी थी। अरहान और हुमा एक दूसरे से नजरें चुराए हुए थे जब से मैं फहाद से छुपती हुई फिर रही थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि फहाद मुझसे इस तरह अट्रैक्ट हो जाएगा। मैंने फहाद के साथ ट्यूशन पढ़ना छोड़ दिया था। क्लास में भी मैं उसके लेक्चर पर पूरा ध्यान देती थी, ताकि मैं किसी भी तरह की गलती ना कर सकूं और वो मुझे अपने पास ना रोक सके। जबकि फहाद मुझे ऐसे देखकर गुस्सा होता था। पिछली रात मैंने तबीयत खराब होने की वजह से कॉलेज से छुट्टी कर ली थी, मगर ये बात फहाद को कौन बताता। जब मैं अगले दिन क्लास में पहुंची तो सबसे पहले वही आकर मुझे खड़ा कर सवाल कर रहा था, जबकि मैं बेबसी से उसे देखकर रह गई थी। मैं जानती थी कि फहाद ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है, ताकि मुझे अपने पास रोकने का एक बहाना मिल जाए, जिस पर मैंने आंखें मीचते हुए खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार किया था। मिस नेहा, आप क्लास के बाद यही रहेंगी, मुझसे एक्स्ट्रा क्लास लेकर जाएंगी ताकि आपकी पढ़ाई का कोई नुकसान न हो सके। सीरियस लहजे में मुझे देखकर बोलता हुआ वो पलटते हुए अपने लेक्चर की तरफ ध्यान देने लगा था। उसे आखिर मौका मिल ही गया था मुझसे बात करने का। धीरे धीरे सारे स्टूडेंट बाहर निकलते जा रहे थे और क्लास खाली हो चुकी थी। जबकि फहाद स्टेज पर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ एक हाथ की मुट्ठी बंद किए अपने होठों पर रखते हुए मुझे देख रहा था, जो अपना सर झुकाए हुए अपने हाथ मरोड़ रही थी। अपने अंदर हिम्मत पैदा करते हुए मेरे हाथ में किताब थी, मैं उठकर उसकी तरफ आई थी। वो मेरे लिए फीलिंग्स महसूस करने लगा था। उसका दिल सामने खड़ी इस लड़की के लिए धड़कने लगा था, मगर मैं हर एक चीज़ से अनजान थी, या फिर अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। सर बुक मैं उसे हाथ में थमा गई थी और बुक्स की तरफ ध्यान देने लगी थी। जबकि फहाद आराम से कुर्सी से टेक लगाए हुए मुझे देख रहा था। पिछले दिनों से मैं उससे छुपती फिर रही थी। वो मेरे चेहरे को देखने के लिए तरस गया था। नरमी से अपना हाथ बढ़ाकर मेरे हाथों को थामता हुआ मुझे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर कर गया था। तुम मुझसे छुप क्यों रही हो? प्यार से पूछते हुए वो मुझसे सवाल करने लगा था, जबकि मैं डरी हुई उसे देखती रह गई थी। मैं उसे क्या बताती कि उसके अंदर तक उतर जाने वाली नजरें मुझे रात को सोने नहीं देती थी, और ना ही एक लम्हे के लिए सुकून लेने देती हैं। वो जादूगर था जो मुझे अपने काबू में कर चुका था। मैं तो नहीं छुप रही, मैंने कांपते हुए शब्दों में कहा। मैं अपने हाथों को उसके हाथ से निकालने की कोशिश कर रही थी। तो फिर मेरे पास बैठने के लिए क्यों नहीं आई? प्यार से पूछते हुए वो मुझसे एक और सवाल कर चुका था, जबकि मैंने धड़कते हुए दिल के साथ उसकी तरफ देखा था। आप क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। प्यार से बोलते हुए मैं एक बार फिर अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी थी, जबकि वो मेरे हाथों को मजबूती से थामे हुए मुझे हर एक कोशिश करने से नाकाम कर रहा था। अब तो मेरे साथ कॉलेज भी नहीं आती, और ना ही वापसी पर तुम मेरे साथ जाती हो। अब तुम मुझसे हिंदी में उल्टे सीधे शब्द भी नहीं कहती। मैं इसे क्या समझूं? प्यार से बोलता हुआ वो मेरी जान निकालने लगा था, जबकि घबराते हुए दिल के साथ मैं काफ़ी घबराई हुई थी। ऐसी कोई बात नहीं है। प्यार से बोलते हुए मैं अपने हाथ को उसके हाथ से निकालने की फिर से कोशिश करने लगी थी, जबकि वो एक झटका देते हुए मुझे खुद पर झुका चुका था। मेरी आंखें फैलकर बड़ी बड़ी हो गई थी। शाम को दादी तुम्हारे पास आएंगी, शाम को दादी तुम्हारे पास आएंगी और तुमसे पूछेंगी कि वो तुम्हारी शादी मुझसे करना चाहती हैं। तुम उन्हें अपना जवाब हाँ में दोगी। प्यार से मेरे बालों की लट मेरे कान के पीछे करते हुए वो मुझसे कह रहा था, जबकि मैं अपना सांस रोकते हुए उसको देख रही थी। मगर मुझे आपसे शादी नहीं करनी। मैं हैरत से उसे देखते हुए पीछे हटते हुए बोली थी, जबकि मेरी नाजुक हथेली उसके चौड़े हाथों में दबी हुई थी। वजह बताओ? प्यार से बोलता हुआ वो मेरी हथेली पर अपना अंगूठा फेर रहा था। मुझे आपसे डर लगता है। प्यार से बोलते हुए मैं उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। बीवी बनकर तो नहीं लगेगा, अपना दिल बड़ा करो, मुझे फिर भी नहीं करनी। आप मुझे डांटते हैं,
मैं अपनी नज़रें यहाँ से वहाँ घुमा रही थी, जबकि फहाद ने मुझे अंदर तक उतरकर जाने वाली नज़रों से देखा था। इसीलिए मुझे आपसे शादी नहीं करनी। आप मुझे ऐसे देखते हैं जैसे आप मुझे कच्चा खा जाएंगे। गुस्से भरे लहजे में अपना मुंह फुलाते हुए मैं उससे बोली थी, जबकि वो अपनी मुस्कुराहट को दबाता हुआ अपनी नज़रों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। क्या करूं, तुम्हें देखते ही ये नज़रें अपना कंट्रोल खोने लगती हैं। इसीलिए तो कहता हूँ जल्दी से शादी कर लो। मुझसे प्यार से बोलते हुए झुककर मेरे हाथों को चूम चुका था, जबकि मैं उसके होठों को महसूस करते हुए अपनी जान निकलते हुए महसूस कर रही थी। फहाद कपकपाते होठों के साथ उसका नाम पुकारा था, जिस पर वो दिलो जान से फिदा हुआ था। अपने दिल को कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरी परेशानियां मत बढ़ाओ और मुझसे शादी कर लो। तुम मिल जाओगी तो इस तड़पते हुए दिल को सुकून आ जाएगा। नरमी से बोलता हुआ वो मुझे अपनी आंखों से देखने पर मजबूर कर गया था, जबकि मैं अपनी आंखें झुकाते हुए उसके हाथों को अपने हाथ पर देख रही थी। दिल जोरों से धड़क रहा था, मगर उसके इस इजहार पर कहीं मेरे दिल में हर तरफ सुकून सा उतर गया था। 1 मिनट दादी, इससे पहले कि आप कुछ बोले मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। मैं नेहा से शादी नहीं कर सकता। दादी, जो फाहद और अरहान दोनों को अपने पास बुलाई हुई थी, इससे पहले कि वो कुछ बोलती, अरहान एकदम से खड़ा होता हुआ बोल गया था, जबकि फाहद ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए उसे देखा था। उससे बेहतर उसके भाई को और कौन जान सकता था। वो जानता था कि आखिर ये एक दिन बम फट ही जाएगा, और आज उन लोगों की शादी की बात होने पर वो आखिरकार बोल ही पड़ा था। मगर हमने तो कुछ नहीं कहा। प्यार से बोलते हुए दादी ने उसे घूरा था, जिस पर वो गहरा सांस भरते अपनी जगह पर वापस बैठ चुका था। नहीं, वो मैं कह रहा था दादी, मैं हुमा से शादी करना चाहता हूँ। दादी, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसे बहुत खुश रखूंगा। मेरी उससे शादी करवा दीजिए। कसम से आपको बहुत जल्दी परदादी बना दूंगा। मुस्कुराते लहजे में बोलते हुए वो उनके घुटनों से लग चुका था, जबकि दादी ने उसे एक प्यार भरा थप्पड़ मारा था। बेशर्म, अरहान के कान खींचते हुए वो मुस्कुराते हुए उससे बोली थी, जबकि अरहान ने अपना कान खींचे जाने पर मुस्कुराते हुए अपना सर खुजाया था। जबकि दरवाजे पर कान लगाकर सुनती हुई हुमा ने घबराते हुए पीछे की तरफ दौड़ लगाई थी। ये इंसान किस कदर बेशर्म है, अब अपनी मोहब्बत का इजहार करने में किस बात की शर्म। दादी, शरारत से मुस्कुराते हुए वो अपने बाल को खुजाने लगा था, जबकि पीछे से फहाद ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए थपकी दी थी। ये उसकी बहादुरी की एक शाबाशी थी। हाँ तो मिस्टर, ये तो अपनी मोहब्बत में डूब चुके हैं, अब आपका क्या इरादा है? प्यार से बोलती हुई दादी जी अब फहाद की तरफ इशारा कर रही थी। दादी, लड़की तो तैयार है, आप ही बस देर कर रही हैं, जल्दी से जाकर उससे पूछिए ना। मुस्कुराते हुए वो जिंदगी में पहली बार अपनी फीलिंग्स को ऐसे किसी के सामने बता रहा था, जबकि अरहान तो हैरान से आंखें फाड़कर फहाद का ये रूप देख रहा था, जो शायद जिंदगी में पहली बार ही बाहर आया था। कौन सी लड़की, और वो कब तैयार हुई, वो भी आपके लिए? हैरत से फहाद को देखकर वो पूछने लगा था, जब तुम जैसे नकचढ़े को लड़की मिल सकती है, तो मैं तो फिर भी हैंडसम बंदा हूँ। मुस्कुराते हुए अरहान को देखकर बोलता, वो हाथ फेरते उसके बालों को बिगाड़ चुका था, जबकि दादी इन दोनों को मुस्कुराते देखकर बहुत खुश हो रही थी। हवेली में हर तरफ खुशियां फैल चुकी थी। हवेली के लॉन्ज में औरतों के रंग बिरंगे आंचल लहरा रहे थे, जबकि हवेली के बाहर लॉन में मर्दों के लिए जगह बनाई गई थी। हम सब की एक छोटी सी रस्म की गई थी और 1 हफ्ते बाद शादी थी, और दादी ने सख्ती से मना करा था कि 1 हफ्ते तक दोनों लड़के लड़कियों से नहीं मिल सकते। मगर उन दोनों को कौन समझाएगा। तभी रिश्वत देते हुए वो अपनी अपनी होने वाली बीवियों से मिलने जा चुके थे। अरहान भारी भारी कदमों से चलता हुआ हुमा के कमरे तक जा पहुंचा था, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने मौजूद कुर्सी पर बैठी हुई थी। हाथ गोद में रखे हुए थे, वो काफी नर्वस लग रही थी। एक नज़र अरहान को देखते हुए वो घबराते हुए उठ खड़ी हुई। कैसी हो माय डियर वाइफ? प्यार से बोलते हुए वो उसकी आंखों में देखने लगा था, जबकि शर्म से लाल पड़ते चेहरे के साथ वो उसे देखती रह गई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्यार से बोलते हुए वो दरवाजे की तरफ देखने लगी थी, जहाँ से अभी कोई धमाका या फिर दादी ना आ जाए। मैं अपनी बीवी को देखने आया हूँ। आखिर आज तुम मेरी हो गई हो, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें देखे बिना रह पाऊँ? प्यार से बोलता हुआ उसके दोनों हाथों को थामते हुए झुककर चूमने लगा था, जबकि हुमा ने धड़कते हुए दिल के साथ उसे देखा था। और जो तुम मुझसे लड़ते थे, वो फूले हुए गालों के साथ आज उससे शिकायतें कर रही थी, जबकि अरहान ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया था, और हुमा उसकी बाहों में सुकून महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर चुकी थी।
फहद ने मेरे कमरे में आते ही दरवाज़ा अपने पीछे से बंद किया था, जबकि मैं हवेली की झिलमिल रोशनियों को खिड़की से देखते हुए बिना दुपट्टे के वहाँ खड़ी हुई थी। भारी कदम उठाकर वो मेरी तरफ चलता हुआ सीधा मेरे पीछे खड़ा था, जिस पर मैं घबराते हुए मुड़कर उसके चौड़े सीने से जा टकराई थी। फहद की खुशबू अपने पास महसूस करते हुए मेरे दिल की धड़कन हद से ज़्यादा तेज़ हो गई थी। फहद, धीमी आवाज़ में मैंने उसका नाम पुकारा था, जिसे सुनकर वो सुकून से आंखें बंद कर चुका था। मेरी कमर पर अपने बाजू बांधते हुए वो झुककर मेरे माथे को चूम चुका था, जबकि उसकी बाहों में कांपते हुए मैं अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। खुद को मेरे नाम करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। नर्म से झुककर मेरी गर्दन को चूमता हुआ वो धीमी आवाज़ में बोला था, जबकि मुझे मेरी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। कोई आ जाएगा, प्यार से बोलते हुए मैं उसकी आंखों में देखने लगी थी, जबकि इस वक्त वो खुद को मुझे बिल्कुल भी दूर नहीं कर सकता था। ये कितना मुश्किल काम था, ये सिर्फ वही जानता था, मगर खुद पर कंट्रोल पाते हुए वो एक कदम पीछे हट चुका था। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था। प्यार से मेरी तरफ एक लॉकेट बढ़ाते हुए वो मुझसे बोला था, जबकि मैंने उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया था। मैं पहन लूँगी, अब तुम जाओ और मुझे लेने के लिए आना। मुस्कुराते हुए बोलती मैं अपने हाथों से पीछे होने का इशारा कर चुकी थी, जबकि वो अपने दिल पर कंट्रोल करता हुआ मुझे देखकर उल्टे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा था। बहुत जल्दी मैं तुम्हें लेने आऊँगा। दरवाजे से निकलने से पहले उसने प्यार से मुझसे कहा था और निकलता चला गया था, जबकि मैंने अपने हाथ में थमे हुए लॉकेट को देखा था, जिसमें एक अल्फ़ाबेट चमक रहा था। मुस्कुराते हुए मैं उस लॉकेट को पहनते हुए कुछ देर पहले के लम्हों को याद करके शर्माने लगी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।